नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। आज और अभी हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी रण पर। इसके पहले भी हम कई मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं, उसी कड़ी में आज हम और आगे बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि जाहिर है कि महाराष्ट्र का जो सियासी रण है वो और दिन पर दिन वहां पे और दिलचस्प गतिविधियां सामने आ रही हैं, और अब तो जितने महायोद्धा हैं वो रण में उतर चुके हैं। राहुल गांधी ने आज नागपुर में अपनी सभा की और एक तरह से कहें तो चुनावी प्रचार का शुभारंभ कर दिया। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी प्रचार वहां पे शुरू कर देंगे। इसके साथ जो एक और बीजेपी के लिए जो ट्रम्प कार्ड माने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी जल्दी ही वहाँ चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। और खास बात यह है कि इस बार यहाँ महाराष्ट्र में देखने को ये आ रहा है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 सभाएं रखी गई हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ की 15 सभाएं रखी गई हैं। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जो है ज्यादा डिमांड में है। और जैसा इससे पहले हमें हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिला कि जब एक बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पर बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है, और उस दौर में भी जब योगी आदित्यनाथ ने वहां चुनाव प्रचार किया और उसके बाद से वहां पर बीजेपी को जीत मिली। और अगर ऐसे मेरे पास जो आंकड़े हैं, अगर हम उन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जम्मू में भी योगी आदित्यनाथ के जाने से फायदा हुआ। वहां पर उन्होंने जम्मू में 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार किया था, जिसमें कि बीजेपी को 4 सीट मिली, जिसमें कि किश्तवाड़ और कठुआ जैसी सीट शामिल है जहां बीजेपी का जीतना काफी मुश्किल माना जा रहा था। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कुल मिलाकर के 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, जहां पर 13 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जीत मिली। तो अगर हम कहें तो योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी बेहतरीन माना जाएगा, क्योंकि जम्मू में 90% का उनका स्ट्राइक रेट रहा और हरियाणा में उन्हें करीब 65% का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में भी, और इसके साथ ही कई नारे भी हैं जो पिछले चुनाव में भी हमें देखने को मिले, और इन चुनाव में भी वो नारे बहुत ही बढ़ चढ़ करके सामने आ रहे हैं। एक नैरेटिव जो कांग्रेस सेट कर रही है जातिगत आरक्षण का और संविधान को बचाने का, इस नैरेटिव के खिलाफ बीजेपी नए नारे लेकर के आई है और इन पर काफी गहमागमी भी है। इन तमाम जो ये स्थितियां हैं, इन पर हम आज बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर कि क्या स्थिति वहां बन रही है, और क्या ये योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्रम्प कार्ड है वो महाराष्ट्र में भी चल पाएगा? देखिए, महाराष्ट्र में तो अभी 14-15 दिन बाकी है चुनाव होने में, और वहां पर एक सरगर्मी तो बनेगी। लेकिन जैसे कल हमने बात किया था कि महाराष्ट्र का सिचुएशन अभी जो है रिबेल्स के कारण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और चूंकि वहां पर जो कॉम्प्लिकेशन इस बात को लेकर के है कि अगर जो ये महायुति जो है, जो कि रूलिंग अलायंस है वहां पर बीजेपी और अजीत पवार और शिंदे की पार्टी का, एकनाथ शिंदे की पार्टी की जो अलायंस है, उसके अंदर शिंदे की पार्टी और बीजेपी तो हिंदुत्व इस पे की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, लेकिन जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, वो हिंदुत्व के मॉडल पे नहीं चलती है। वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का वोट भी सीख करेगी। और ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि मैंने कल भी बताया था कि इन्होंने बीजेपी को बिल्कुल नकारते हुए उन्होंने नवाब मलिक जैसे व्यक्ति को टिकट दिया है अजीत पवार की पार्टी ने। तो वहां पर तो अब कहां पर योगी आदित्यनाथ कैंपेन करते हैं, किस तरह से उनको डिप्लॉय किया जाता है, कहां कहां पर उनको लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर अजीत पवार की पार्टी को, और अजीत पवार ने भी नवाब मलिक को टिकट दिया है, अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी को अपने यहाँ ज्वाइन कराया था, उनका बेटा जिशान उनके पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, तो अजीत पवार कैन नॉट अफोर्ड टू लीव माइनॉरिटी वोट्स, उसको माइनॉरिटी वोट्स चाहिए। और योगी आदित्यनाथ अगर वहाँ कैंपेन, विगरस कैंपेन करते हैं, तो वो हिंदू वोट के कंसोलिडेशन के लिए कैंपेन करेंगे। और इसी संदर्भ में जो हम लोग जो बात करना चाह रहे थे कि ये जो स्लोगन्स जो है, जो योगी आदित्यनाथ का एक स्लोगन जो है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, जो इन्होंने हरियाणा में स्लोगन दिया था आखिरी समय में
जब इनको डिप्लॉय किया गया था, इन्होंने हरियाणा में स्लोगन दिया था, बटोगे तो कटोगे। और इनका ये स्लोगन वहां कामयाब माना जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो नॉन जाट हिंदू वोट्स थे उसको इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया था बीजेपी के समर्थन में। देखिए, वहां मैं हरियाणा में मैं ये नहीं मानता कि वहां पे चुनाव जो था वो बहुत माइनॉरिटी को लेकर के था या बहुत कॉमनल चुनाव था, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक जो डोमिनेटिंग हिंदू कास्ट जो थी उसको लेकर के डर था, उसको लेकर के भय था। और किसी भी राज्य में जो एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी होती है, एक डोमिनेटिंग कास्ट जो होती है, उसको लेकर के लोगों की शंकाएं होती है कि अगर ये पूरी तरह से सत्ता में आ गया तो पता नहीं क्या क्या कहर बर पाएगा। तो जैसे कि हरियाणा में जाटों को लेकर के था, और कांग्रेस की जो लीडरशिप जो थी वो पूरी जाट समुदाय के साथ आइडेंटिफाई हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की जो समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं यादव समुदाय के साथ आइडेंटिफाई होती है। फिर उसके बाद जो तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में रेड्डी कम्युनिटी को लेकर काफी शुरू होता है, बिहार में यादव कम्युनिटी, ये जो डोमिनेटिंग लैंड होल्डिंग क्लासेस हैं, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को लेकर के काफी इश्यूज रहता है। योगी आदित्यनाथ ने जो ये नारा दिया था हरियाणा में कि बटोगे तो कटोगे, और वो उन सीट्स पे दिया था जहां पर कि एक्चुअली माइनॉरिटी वोट्स का प्रेजेंस भी था। और उन्होंने ना सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ एकत्रित हुए, लेकिन वो जाट कम्युनिटी के खिलाफ भी एकत्रित हुए, और इस तरह से वहां पर इन जगहों पे जो है सो बीजेपी आगे निकली, सीट निकली। लेकिन ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया, बटोगे तो कटोगे, और उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक नया रूप दिया है, हम एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने ये नारा दिया हिंदू के बारे में, हम एक हैं तो सेफ हैं। ये महाराष्ट्र से ज्यादा इस नारे को लेकर के उथल पुथल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचा हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का जो है नर्व सेंटर है राजनीति का। और उत्तर प्रदेश में जो वहां पर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर बीजेपी इस बार 40 के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाई, 30-32 सीटों पे रह गई, और विपक्ष को ज्यादा सीटें आई। और इसी कारण से नरेंद्र मोदी की सरकार मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, वहां सेंटर में मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, और वो अलायंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है आज सरकार चलाने के लिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अन्य पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके पीछे जब इस समय कहा गया तो कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगली उठाई, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वहां पर यह दलील दी गई कि भाई जब टिकट जब बंटवारा हुआ था, जब टिकट दिए गए थे, उस समय योगी आदित्यनाथ की एक नहीं चली थी, और उसमें सेंट्रल लीडरशिप की चली थी, और उनके दिए हुए लोग ही चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हारे, ऐसा कहा गया था। और अब जो एक किस तरह से कहिए कि एक जो पीरियड ऑफ लीश योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, वो दिया गया था कि अब जो 9-10 वहां पर बाई इलेक्शंस होने वाले थे, एक मिल्कीपुर के सीट जो अयोध्या में पड़ता है उस पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। कोई बहुत लॉजिकल नहीं लगता है, कारण कि कोई मुकदमा, अरे कौन सी इलेक्शन में हिंदुस्तान में मुकदमा नहीं होता, सब पे मुकदमे होते हैं। लेकिन ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने अपने विजडम में डिसाइड किया कि वहां चुनाव नहीं होगा। विपक्ष को यह बोलने का मौका मिल गया कि अयोध्या में वो लगातार 6 महीने में दूसरी बार हारना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो मिल्कीपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खैर, 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 9 सीटों में 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि जो वो जीत करके लोकसभा पहुंच गया है, जो एमएलए था वो जीत करके लोकसभा पहुंच गया है, इसीलिए वो सीटें खाली हुई हैं। और एक सीट सिसमाओ की सीट जो है, जहां इरफान सोलंकी जहां पर से एमएलए थे समाजवादी पार्टी के, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इनको सजा हो गई है किसी केस के अंदर, तो उनकी पत्नी को वहां पर टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़े। खास बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की ये है कि ये चुनाव बिल्कुल ईस्ट से लेकर के वेस्ट यूपी तक ये चुनाव हो रहे हैं। सेंट्रल यूपी में गाजियाबाद में चुनाव हो रहा है, मुरादाबाद में चुनाव हो रहा है, कानपुर में चुनाव हो रहा है, इलाहाबाद में चुनाव हो रहा है, कन्नौज में चुनाव हो रहा है, अम्बेडकर नगर जो पुराना अकबरपुर जो इलाका जो था वहां पर चुनाव हो रहा है। तो ईस्ट से लेकर के वेस्ट, पूर्वांचल से लेकर के वेस्टर्न यूपी, पश्चिमांचल तक ये चुनाव, 9 सीटों पर चुनाव जो हो रहा है वो चुनाव फैला हुआ है। और इस चुनाव में बीजेपी
और समाजवादी की पार्टी के बीच में डायरेक्ट कंटेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्ट्रैटेजिकली अपने आप को कंटेस्ट से विड्रॉ कर लिया इन द फेवर ऑफ द अलायंस। उन्होंने कहा कि भाई हमें अलायंस का धर्म निभाना है, और खामखा का हम चुनाव के अंदर, जबकि हम जानते हैं कि इन सीटों पे हमारे बहुत कैडर्स उपलब्ध नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हम समाजवादी पार्टी के साथ वोट्स में कोई हम कमजोरी करके बीजेपी के खिलाफ लड़ने में हम कोई अब कमजोर स्थिति पैदा करें, और इसके अंतर्गत ये चुनाव वहां लड़ा जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था हरियाणा में, बटोगे तो कटोगे, उसने कंसोलिडेट किया था ओबीसी क्लासेस को हरियाणा में, नॉन जाट ओबीसी क्लासेस को, ब्राह्मणों को भी कंसोलिडेट किया था, लेकिन नॉन जाट ओबीसी क्लासेस, सैनी जो वहां के चीफ मिनिस्टर बने ओबीसी क्लास को बिलोंग करते थे, और कई ओबीसी क्लास के जो नॉन जाट कम्युनिटी जो वहां के थी उसको कंसोलिडेट किया था। अब जो ओबीसी क्लासेस हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी वोट दे रहा है इंडिया अलायंस इंडिया को, और पिछले चुनाव में ऐसा ही हुआ। तो अब जो इनका ये नारा है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ओबीसी कम्युनिटी में अंदर सेंध मारे, और जो वोट बैंक जो इंडिया का बना है उस वोट बैंक पर वो सेंध मारे। तो इसके जवाब में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और बाकी लोगों ने भी ये जवाब दिया है कि क्या दिया हमने, एकजुट रहोगे तो जीतोगे। जो जैसे उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने कहा एकजुट रहोगे तो जीतोगे। इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को ये संदेश दे रहे हैं अखिलेश यादव कि अगर आप इस बीजेपी की कॉल पर अगर आप बटोगे, कहीं आप बट गए, तो फिर आप हार जाओगे, और एकजुट रहोगे तो जीतोगे। ये इनका कहना है, एक रहोगे तो जीतोगे, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो खैर बेसिकली ये सेंधमारी जो है सो ये ओबीसी वोट्स के लिए हो रही है, सारी कोशिश ओबीसी वोट्स के लिए हो रही है। और ये जो चुनाव मैंने कहा कि इस चुनाव में कुछ सीटों पे तो बहुत प्रेस्टीज दांव पे लगा हुआ है। कन्नौज की सीट जो है, जहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मुझे एग्जैक्टली हाँ वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उसका नाम है, मैं आपको बता दूंगा उसका नाम। उस वहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मतलब कि इनके करहल की सीट जो कि कन्नौज में पड़ती है, वहां से तेज प्रताप यादव जो कि समाजवादी, जो कि मुलायम सिंह के परिवार के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वो सीट को अखिलेश यादव ने खाली किया है। उसी तरह से पश्चिम गाजियाबाद से चुनाव हो रहा है, जहां से कि जीत करके अतुल गर्ग सेंटर में पहुंच गए हैं, मंत्री बन गए। सिसमाऊ के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कानपुर की सीट है जहां इरफान सोलंकी डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। फूलपुर में जो एसपी के जो बीजेपी का कैंडिडेट था प्रवीण पटेल, वो लोकसभा पहुंच गए हैं। तो वहां एसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को फील्ड किया है, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को, और उनकी कोशिश है कि वो इस सीट को बीजेपी से छीने। कटहरी सीट जो है अंबेडकर नगर अकबरपुर, जो कि एक जहां पर कि एसपी के जो एमपी बने हैं लालजी वर्मा, वहां से अंबेडकर नगर से उनकी पत्नी को टिकट दिया कटहरी सीट के लिए। उसी तरह से कुंदरकी और बाइक कई सीटों पे। लेकिन इन सीटों में खास बात जो ये है कि इन सीटों में किसी भी सीट पे एक गाजियाबाद की सीट को छोड़ करके किसी भी सीट पर किसी ने जो है सो बीजेपी ने वहां पर एक ब्राह्मण को टिकट दिया है, संजीव शर्मा को। और इंटरेस्टिंगली ये जो सीट जो है गाजियाबाद की सीट जो है वो रिजर्व सीट नहीं है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक रिजर्व कैटेगरी के सिंहराज जाटव को खड़ा किया है यहाँ से इस चुनाव में। वो भी एक स्ट्रेटेजिकली कि यहाँ पर जाटवों का वोट काफी है, एक जमाने में बीएसपी को काफी वोट्स आते थे यहाँ पर, उनके वोट्स पे टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो नारों का जो कंपटीशन इस समय चल रहा है कि तुम बटोगे कि कटोगे, और एक रहोगे तो जीतोगे, तो इसके पीछे बेसिकली ओबीसी कम्युनिटी की तरफ फोकस किया जा रहा है। और ओबीसी कम्युनिटी
के वोट्स को पाने के लिए इंडिया अलायंस लगातार प्रयत्नशील है। उसने पूरा जो कास्ट सेंसस की जो बात की थी लोकसभा चुनाव के अंदर कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए ओबीसी कम्युनिटी कितनी है, ये सारा, और ओबीसी ने रिस्पॉन्ड किया भी था। लेकिन हरियाणा में जो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया और उससे बीजेपी को सक्सेस मिला और 0.5% वोट से बीजेपी वहां पर आगे निकल गई, जो कि वोट्स में कन्वर्ट करें तो मुश्किल से 32-35 हजार वोट से, और सरकार वहां बना लिया बीजेपी ने। तो उनको लगता है कि ये नारा एक ऐसा नारा है जिस नारे को हम भुना सकते हैं हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन के लिए। इनकी कोशिश जो है इंडिया अलायंस की पीडीए, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, ये इनका पीडीए को ये साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है सो पीडीए में से पी और डी को अपर कास्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये इन दोनों स्लोगन्स का आप लगा लें कि इन दोनों स्लोगन्स का जो पूरा ताना बाना जो बुना जा रहा है इस चुनाव के अंदर, वो ओबीसी वोट्स को लेकर के ताना बाना बुना जा रहा है। जी, लेकिन ये जो नारे हैं, जैसा कि जाहिर सी बात है कि जो इस बार यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं सामने दांव पे लगी हुई है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर वापस बीजेपी को यहाँ जीत मिलती है तो ये माना जाएगा कि जो बीजेपी की जो रणनीति अभी जिस रणनीति में बीजेपी को हरियाणा में सफलता मिली वो यूपी में भी काम करेगी। और जिस तरह से अगर हम देखें जो नारे दोनों हैं, बटोगे और जुटोगे, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो योगी आदित्यनाथ जी जो वो है, वो भी अपने साथ लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुलायम और अखिलेश यादव तो कर ही रहे हैं। तो इस पूरे जो ये पूरा परिदृश्य बन रहा है, इस पूरे परिदृश्य में जो वोट जो है वो किधर शिफ्ट होने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, वो जो अगर पिछले 2022 के चुनाव का आप आंकड़ा लेंगे तो ये 9 सीटों में 8 सीटें, एक तो वो सिसमाओ वाली सीट हो गई, लेकिन बाकी 8 सीटों में 4 पे बीजेपी जीती थी, 4 पे समाजवादी पार्टी की। सिसमाओ की सीट बीजेपी ने जीता, 9 सीटों में। तो कांटे का टक्कर है। तो ये कहना कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर अपनी 4 सीटें यहाँ, बीजेपी अगर अपनी 4 सीटों को रिटेन कर लेता है यहाँ पर आज की तारीख में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी योगी आदित्यनाथ के बारे में, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरचार्ज है, रिचार्ज ही नहीं, रिचार्ज तो वो हो गया लोकसभा इलेक्शन के बाद, और इस समय सरचार्ज है, और वो काफी दमखम के साथ कैंपेन भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव काफी बोल रहे हैं, काफी कैंपेन कर रहे हैं, काफी एक्टिव है। तो अगर बीजेपी इसमें एक कहते हैं ना एक रेस्पेक्टेबल फिगर 9 में अगर 4 सीट 5 सीट भी निकाल लेती है तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बीजेपी का मैं मानूंगा। और ये नहीं मैं एक्सपेक्ट करता कि 9 में 9 सीटें जीतेंगी या जीत जाए तो क्या बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 9 में अगर ये 4 सीट भी निकालती है, 5 सीट भी निकालती है, तो 4 सीट भी निकालती है, मतलब मोर देन 40% रिजल्ट देती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये सीटें जो बाकी सीटें हैं वो बिल्कुल गढ़ है समाजवादी पार्टी की और एंटी बीजेपी फोर्सेस, जहां पर कि अल्पसंख्यकों का भी काफी ज्यादा प्रेजेंस है, और ओबीसी और अल्पसंख्यक का जो कॉम्बिनेशन यूपी में है वो तो पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ। जी, लेकिन अगर एक पूरे परिदृश्य की बात करें, जो हमारे हिंदुस्तान में जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं जाति के आसपास ही घूमती रही है। बिहार में भी लंबे समय से यही हो रहा है, यूपी में तो ये दृश्य है ही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी एक बड़े वर्ग को साथ जोड़ने की बात कह रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये एक बदलाव आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा हमारे जो राजनीति की दिशा रही उसमें? राजनीति में बदलाव क्या है? राजनीति जाति व्यवस्था पे राजनीति हिंदुस्तान की चलेगी, और बिरले ही ऐसा समय आता है, ऐसा मूवमेंट आता है, जैसे कि राम जन्मभूमि मूवमेंट जब चला, 1990 से चला, तो उस समय बीजेपी जो थे बनिया ब्राह्मण पार्टी से ऊपर उठ करके हिंदू समुदाय की पार्टी बनी, सारे जातियों के आधार। तो लेकिन राम जन्मभूमि वो इनकैश हो चुका, और आपने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन का भी कोई बहुत ज्यादा डिविडेंड इनको चुनावों में नहीं मिला है।
तो बीजेपी बेसिकली आज की तारीख में बीजेपी जो थी, जो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन था, वो मैक्सिमाइज कर चुकी थी। और आज की तारीख में बीजेपी की पूरी लड़ाई जो है वो इस बात की लड़ाई है कि कैसे वो हिंदू वोट्स को अपने फोल्ड में रिटेन करे, और जो ट्रेडिशनल वोट जो कि समाजवादी पार्टी के रहे या बहुजन समाज पार्टी के रहे, जो कि टूट के इनके तरफ आ गए थे, खास करके दलित वोट उनके तरफ आ गए थे, इन वोट को ये रोक करके रखें अपने पास कि टूट के जाए ना। जबकि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो इन वोट्स को, इनफैक्ट आप अगर समाजवादी पार्टी का आप टिकट एलोकेशन देखेंगे तो एक करहल की सीट को छोड़ करके कहीं भी उन्होंने किसी यादव को टिकट नहीं दिया है, कहीं भी किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बाकी मौर्य कम्युनिटी से दिया है, कुर्मी कम्युनिटी से दिया है, दलित कम्युनिटी से दिया है, और काफी सारे टिकट उन्होंने जो है सो काफी सारा टिकट उन्होंने जो है सो इससे दिया है, क्या नाम है, इस कम्युनिटी से, क्या नाम है, अल्पसंख्यकों से दिया। अल्पसंख्यक से उन्होंने मीरापुर में दिया है शुम्बुल राणा को, और उन्होंने फिर फिर उन्होंने कुंद्रकी में दिया है हाजी मोहम्मद रिजवान को, फिर उन्होंने फिर उन्होंने फूलपुर में दिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी को, फिर उन्होंने जो है सो सिसमाऊ में दिया है नसीम सोलंकी को। तो इस तरह से उन्होंने 4 टिकट तो इन्होंने दिए हैं, मतलब अल्पसंख्यकों को दिया है। और इन्होंने जो गाजियाबाद की सीट से उन्होंने एक जाटव को टिकट दिया है, और बाकी सीट तो यादव को उन्होंने एक ही सीट पर टिकट दिया है। जैसे उन्होंने कहीं पर कुर्मी कैंडिडेट को दिया है कठेरी में, और जो है सो मजवान में उन्होंने मौर्य कम्युनिटी कैंडिडेट को दिया है। तो बीजेपी का जो वो पीडीए का जो अपना एक उनका जो ये है, पीडीए का जो अपना उनका कंसेप्ट लेकर के वो चल रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, उसको समाजवादी पार्टी उसको कंसोलिडेट करने में लगी हुई है। और मेरे ख्याल से काफी हद तक मुझे जैसा लगता है कि इन चुनाव में वो सक्सेसफुल रहेगी भी। अगर बीजेपी इसमें सेंध मारने में सक्सेसफुल रहती है अपने इस नारे के साथ, बटोगे तो कटोगे, तो बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए, मैं यही कह सकता हूँ। जी, जाहिर सी बात है, जब चुनाव नतीजे आएंगे तो ये बात सामने आ ही जाएगी, जो स्थितियां हैं परिदृश्य साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी का जो प्रयास रहा है वो यही रहा है शुरू से ही कि एक जो जातिगत राजनीति के तहत जो जातियों को जोड़ने की बात होती है, उससे बाहर निकल के पूरे एक बड़ी जमात को साथ जोड़ा जाए। और शायद इसीलिए उसने कुछ बदलाव भी लाए अपने सोच में, और जो चुनाव पिछले आए हैं नतीजे उसके इस तरह से दिखाई भी पड़ते हैं। लेकिन जो भी महाराष्ट्र के जो चुनाव आ रहे हैं, तो क्या ये नारा आपको लगता है वहां भी चल पाएगा? वहां पर भी हरियाणा में जो फॉर्मूला कामयाब रहा था, सफल रहा था, वो महाराष्ट्र में भी सफल रहेगा? इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज महाराष्ट्र हरियाणा में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जबकि महाराष्ट्र में कई पार्टीज वहां पर एक तरफ, दोनों तरफ 3-3 पार्टी लड़ रही हैं, और दोनों अलायंस में माइनॉरिटी वोट को लेकर के इंटरेस्ट है। इसीलिए नारा वहां पर कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात है। कुछ सीट्स पे हो सकता है, लेकिन पैन हरियाणा ये पैन महाराष्ट्र ये सक्सेसफुल होगा मुझे नहीं लगता। मतलब ये तो देखने वाली बात है, वहां कुछ और फैक्टर्स कामयाब हो सकते हैं। जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बहुत ही फ्रंट फुट को उतारा है बीजेपी ने वहां पर। नहीं, योगी आदित्यनाथ केवल इस नारे के लिए थोड़ी जाने जाते। योगी आदित्यनाथ जो है सो, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हिंदुत्व के लीडर है, बट एट द सेम टाइम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक माफिया एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। तो महाराष्ट्र में माफिया का भी इशू है। योगी आदित्यनाथ को वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रॉन्ग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेवलपमेंट का भी काम, डेवलपमेंट फ्रंट पे भी जिसने काम किया है और जिसने लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी काम किया है, उसके रूप में भी तो उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है ना। व्हाई ओनली एज हिंदुत्व आइकॉन? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस रास्ते पर भी चल रहे हैं लोग। जैसे अभी आंध्रा के जो डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, उन्होंने भी ये योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ की है, और उसी तरीके से आंध्रा में काम करने की बात भी कही है। तो जाहिर सी बात है कि चीजें जो हैं यूपी से निकल के बाहर जा रही हैं, और इसका आगामी राजनीति पर भी कुछ
बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है। चलिए, जो भी होगा वो तो हमें दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। अब महाराष्ट्र में जो तूफानी दौरों का जो दौर शुरू होगा, जिस तरीके से वहाँ पे चीजें और बदलेंगी, उन सब पे हमारी नजर होगी और हम वहाँ पर और जिस तरह से गतिविधियां बदल रही हैं उन तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गहराई से और बहुत ही गहनता से चीजों का विश्लेषण किया है और हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और राजनीति का पहिया किधर घूम रहा है इसे समझते रहिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।